नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार और शुरुआत हेडलाइंस से। संसद के बजट सत्र का समापन। राज्यसभा के 253वें सत्र में पारित हुए कुल 19 विधेयक। करीब 90% रही कामकाज की उत्पादकता। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की हुई कुल 23 बैठकें। शून्यकाल के दौरान उठाए गए लोक महत्व के 273 मुद्दे। 3 मंत्रालयों के कामकाज पर हुई चर्चा। लगातार 5 सत्र में बेहतरीन कामकाज के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू ने की सदस्यों की सराहना। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 3 सदस्यों को दी गई विदाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने योगदान को सराहा। कांग्रेस के वायला रवि, सीपीएम सांसद के रागेश और आईयूएमएल के अब्दुल वहाब का कार्यकाल 21 अप्रैल को हो रहा है पूरा। संसद का बजट सत्र आज पूरा हो गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के 253वें सत्र के पूरा होने से पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दोनों चरणों को मिलाकर सदन की उत्पादकता 90% रही। सत्र के पहले चरण में उत्पादकता 99.06% रही, जबकि दूसरे चरण में ये उत्पादकता जो है वो 85% रही। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की कुल 23 बैठकें हुई, जिनमें पहले चरण की 11 बैठकें और दूसरे चरण की 12 बैठकें शामिल हैं। बजट सत्र के दौरान उच्च सदन में 104 घंटे 31 मिनट काम हुए, जबकि निर्धारित समय 116 घंटे 31 मिनट का था। अवरोध के चलते 21 घंटे 26 मिनट के कामकाज का नुकसान हुआ। सभापति ने जून 2019 में शुरू हुए 249वें से 253वें सत्र के दौरान लगातार 5 सत्र में बेहतरीन कामकाज के लिए सदस्यों की सराहना की। उच्च सदन में पिछले 5 सत्र को मिलाकर कुल उत्पादकता 94% रही है। I am happy to inform you that high productivity witnessed during the last 4 sessions since June 2019, 249th, 250, 251st and 252nd sessions have continued in this session as well. As a result, overall productivity of the last 4 sessions and this session comes to about 94%. I appeal to all to maintain this positive momentum in the functioning of the House during this year as well as in future also. We need to strive towards achieving 100% productivity, knowing that we are working under extraordinary circumstances. बजट सत्र के दौरान राज्यसभा ने 19 विधेयक पारित किए। इनमें विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को विचार कर लौटाने का प्रस्ताव शामिल है। इन विधेयकों पर कुल 34 घंटे 4 मिनट चर्चा हुई। ये विधायी कामकाज पर खर्च हुए समय का 42% है। विधेयकों पर हुई चर्चा में 199 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सदन में 3 मंत्रालय, जल शक्ति, रेलवे और पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर भी 11 घंटे 13 मिनट की चर्चा हुई। मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा में 61 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में जनहित से जुड़े 273 मुद्दे उठाए गए। इनमें 193 मुद्दे जो हैं वो शून्यकाल और 110 मुद्दे विशेष उल्लेख के तहत उठाए गए। सत्र के दौरान कुल 113 तारांकित सवालों के मौखिक जवाब दिए गए। उत्तराखंड में चमोली आपदा, पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति, भारत की मैत्री वैक्सीन अभियान और वाहन स्क्रैपिंग नीति पर संबंधित मंत्रियों ने बयान दिए। बजट सत्र के पहले और दूसरे चरण के बीच के अवकाश में राज्यसभा से जुड़ी अनुदान मांगों की पड़ताल की गई और इस संबंध में 28 रिपोर्ट जमा की गई। ई नोटिस के जरिए सदस्यों की ओर से 9,862 नोटिस मिले। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान सदन को सफलतापूर्वक चलाने में मदद और कोविड संबंधी नियमों के पालन के लिए सदस्यों का धन्यवाद किया। सभापति ने एक बार फिर कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सदस्यों और देश की जनता से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने पात्र लोगों से टीका लगवाने का आग्रह किया। Surge in the COVID-19 cases in some of the states, which is a cause of concern for all of us. I had also made an appeal to the members of parliament. I once again reiterate the same. Please guide the people to follow the guidelines issued by the central and state governments for containing the spread of virus. As people's representatives, members of parliament are expected to be available for consultation and guidance required by the people in the states and the constituencies. As the vaccination process is underway, I also appeal to all of you who are eligible
to take the vaccine and also see to it that eligible people volunteer to take this vaccine. लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक बिल 2021 को पारित किया गया। इसके साथ ही देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। इससे बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि के लिए कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी दूर की जा सकेगी। उच्च सदन में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा संस्थान समय की मांग है और अगले 25 साल के दौरान विकास के लिए देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निकाय का संचालन पेशेवरों द्वारा किया जाएगा। It is clearly the need of the hour and need of the next 25 years in India's developmental story that we need an institution with that kind of an architecture which has both the strength of the government backing it, at the same time being able to face the competition in the market. It will be professionally run. The government will appoint only the chairman. But the institutional arrangement for the appointments of members or the MDs and the DMDs will be done and recommended by the Bank Board Bureau, the BBB, and it will be vetted and finalized by the Nomination and Remuneration Committee of the board. So the appointments will be done by the board and not by the government, so it will have to be professionally run. वित्त मंत्री ने कहा कि हर साल निकाय की ऑडिट रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। The institution shall furnish from time to time to the central government and to the Reserve Bank of India such returns as the central government or the Reserve Bank may require. Every time the government would want something from them, they will demand of it and it will have to be submitted by them. The point that Honorable Member Satish Mishra raised was for a third-party assessment about their whole, functioning, which can be done once in 5 years is what we have said. But otherwise, every year audited account comes to each house of the parliament. I want to absolutely state that upfront. It's part of the act itself. We are not saying we are going to bring it in the rules. It's made as a part of the act that this shall come to the parliament. और इससे पहले विधेयक पर चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। This bill is a very ambitious bill. The finance minister in her speech has already outlined what this organization will do. She has provided 20,000 crores in this budget, and she is hoping that in 5 years from now, the loan portfolio will be 5 lakh crores. The initial paid-up capital of this company is going to be 1 lakh crores, and the government shall, not may, shall hold a minimum of 26%. This is a government company. A separate financial dedicated institution is required to propel the economy, and today I'm sure the financial market will be extremely happy, and especially when they see the bill which embodies all the relevant aspects of a financial development financial institution which should be having to ensure that it plays a very important and pivotal role in developing and financing the infrastructure space. Sir, this DFI NABID is expected to create a lending portfolio of at least $5 trillion. 5 trillion rupees, 5 trillion rupees in about 3 years. This is a huge sum, sir, which will potentially revolutionize Indian infrastructure, generate jobs, boost employment, and lead to a virtuous cycle of economic growth in our country. Sir, the bill also provides for any person to set up DFI by applying to RBI. Setting up a new DFI in India through budgetary and legislative measures is not a difficult task, but big challenge will be emerge once established. It should ensure that it will be well capitalized and well managed and remain committed to its distinct goal and core values, sir. बड़ी कंपनियां आए, ठीक है, देश का विकास होना चाहिए, लेकिन देश के जो बेरोजगार हैं, यहाँ देश के लोग हैं जो चाहते हैं सरकारी उस पर ज़्यादा विश्वास है उनका, तो उसमें उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि इस बिल में जो सबसे बड़ी बात हमने कही है कि
सब जांचों से बाहर रखा गया है, इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी भेजने की आवश्यकता है। Respect to clause 5, where foreign investment, which is mentioned also in clause 22, with foreign investment, to what extent multilateral institution has not been defined, and to what extent the foreign investment can be taken. It is entire 74%, or there will be some restriction onto that requires to be, the Honorable Finance Minister would obviously be having the answer. राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे केरल के 3 सदस्यों को आज उच्च सदन में विदाई दी गई। कांग्रेस सांसद वायलार रवि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के नेता के रागेश और इंडियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल के अब्दुल वहाब का कार्यकाल अगले महीने 21 अप्रैल को पूरा हो रहा है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के योगदान और जनहित में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। सभापति ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की अच्छी सेहत और सुनहरे भविष्य की कामना की। Be leaving the House, but their contribution will leave an indelible mark on this august institution, which the members as well as the newly elected members will continue to cherish and benefit from them. I place on record my heartfelt appreciation for the valuable contribution and service rendered by them to this august institution and to the society at large. The House will certainly miss their vivacious presence and their unwavering commitment to the issues pertaining to the state of Kerala and also to the national issues of importance. I wish the retiring members good health, happiness, and many more years of service to the nation. They are only retiring, but they are not tired. विदाई भाषण के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद सहयोगियों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही सामाजिक हित से जुड़े कामों को जारी रखने का संकल्प जताया। सदस्यों ने अपने अनुभव भी साझा किए। The Congress party has given me the opportunity to serve the people of our country as a member of Lok Sabha for 2 terms and Rajya Sabha for 4 terms. And between I became a cabinet minister for 8 years. I am very thankful to the Congress party and the leader of Indira Gandhi and others for giving me this opportunity to serve our nation, the Mother India. If Rajya Sabha is here, I will try to come again, and I hope so. And all my respect to you, especially being the chairman, gave me a lot of chances, and I tried my level best as a member of parliament. I appreciate whatever political, ideological differences between Modi ji, but his one project which attracted me, this village adoption. This I have done my level best, and according to Government of India, I got the 5th rank in my this one Sansad Adarsh Grama Yojana. This one. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।